Hi guys, welcome back to the channel. Let's begin with our subject number 2 which is family law 1. तो आज सबसे पहले हम लोग फैमिली लॉ की शुरुआत कर रहे हैं लेक्चर सीरीज़ की. तो उससे पहले आप मेरा इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो देख सकते हैं जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यू डिस्कस किया था फैमिली लॉ का. नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लीजिएगा. आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदू मैरिज एक्ट. ये मेरा पर्सनली भी बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है और प्लस एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है. सो इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं. इस एक्ट को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं. लाइक हिंदू कौन है. देखो हम सबको पता है हिंदू कौन होता है, बट जितना हम अपनी नॉलेज से जानते हैं वो सफिशिएंट नहीं होता. ठीक है, रैंडमली आप किसी को भी जैसे बाय ड्रेसअप जज कर सकते हैं, ये हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है. ठीक है, बट रियलिटी में हिंदू की जो डेफिनेशन है, उसके डायमेंशन, उसके स्फेयर के अंदर कौन कौन लोग आएंगे वो हमें हिंदू मैरिज एक्ट बताएगा. बिफोर स्टार्टिंग व्हाट इज हिंदू मैरिज वी हैव टू नो दैट हु इज़ अ हिंदू. हिंदू है कौन. जब हिंदू पता चल जाएगा तब उसकी मैरिज और उसकी बाकी चीज़ों की हम बात करेंगे. तो हिंदू कौन है, शुरू करते हैं. तो सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है. मैंने यहाँ पूरा एसेंशियल का क्रक्स लिखा है लॉ का. आप अपना बेयर एक्ट अपने हाथ में रखें. ठीक है, मेरे पास भी मेरा बेयर एक्ट है, मैंने पूरा मार्क किया हुआ है. आप लोग भी साइड बाय साइड मार्क करते रहिए. एसेंशियल्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं. तो सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट देखिए क्या बोलता है. सबसे पहले मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है हु इज़ अ हिंदू. उसका आंसर है ये. सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कहता है एनी पर्सन हु इज़ हिंदू बाय रिलीजन इंक्लूडिंग विशर्वा, लिंगयात, ब्रह्मो, प्रार्थना और आर्य समाज. तो देखिए हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 2 का क्लॉज ए बोल रहा है कि कोई भी पर्सन हिंदू होगा अगर वो हिंदू बाय रिलीजन है. ठीक है, अगर उसका रिलीजन है, अगर उसका रिलीजन हिंदू है. पहला पॉइंट. ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं पहला पॉइंट. इसको यहाँ पे हम अगर 1 डाल देते हैं, चलिए कि पहला पॉइंट तो ये हो गया है ना, क्योंकि एक कोई प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है हिंदू की कि कौन हिंदू है या कौन नहीं है. अब लॉ की ब्यूटी देखिए कि कैसे ये बनाया गया है कि ये एक्ट जब बनाया गया था 1955 में तो किस तरह से डिज़ाइन किया गया था. एनी पर्सन हु इज़ अ हिंदू बाय रिलीजन, पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, इंक्लूडिंग वीरशैव या विशर्वा. सेकेंड, थर्ड इज योर लिंगयात, फोर्थ इज योर ब्रह्मो, फिफ्थ इज योर प्रार्थना, सिक्स्थ इज योर आर्य समाज. या तो हिंदू बाय रिलीजन हो या इंक्लूडिंग विशर्वा, लिंगयात, या इनमें से किसी का भी, जो और पॉइंट्स लिखे हैं ना, इनमें से किसी का भी फॉलोअर हो, उन्हें मानता हो. ठीक है, उसके बाद ये हो गया पॉइंट ए. क्लॉज ए. क्लॉज बी बोलता है हु इज अ बुद्धिस्ट. अब देखिए अगर आपने लॉ का एंट्रेंस दिया होगा, बेसिकली जो डीयूटी वाले थे उसमें से एमसीक्यू भी आता था कि हु इज अ हिंदू. तो हिंदू के डायमेंशन में हिंदू के अलावा और भी 3 लोग आते हैं. वो कौन है आपका, बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाय रिलीजन. जो भी बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन होंगे, अगर हम डिस्कस करेंगे कि हिंदू इंसान कैसे कैसे हो सकता है और कौन हिंदू की काउंटिंग में आएगा और कौन हिंदू बन सकता है या कैसे बन सकता है. तो जो बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन होंगे वो भी हिंदू की डायमेंशन में आएंगे. उसके बाद पॉइंट नंबर सी, क्लॉज सी, एनी अदर पर्सन डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरी टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड. जहाँ तक हिंदू मैरिज एक्ट एक्सटेंड होता है एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, पर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में भी लगता है. वहाँ जहाँ डोमिसाइल है, वहाँ जहाँ तक ये एक्ट एक्सटेंड हो रहा है, मतलब विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, वो हर बंदा हिंदू होगा. लेकिन हु इज़ नॉट अ मुस्लिम, ठीक है, वो हर इंसान हिंदू होगा. पहला पॉइंट देखिए, वो हर इंसान हिंदू होगा जहाँ तक वो एक्ट एक्सटेंड करता है अपनी पावर को. बट कौन वो इंसान क्या नहीं होना चाहिए, हु इज़ नॉट अ मुस्लिम, पारसी, जीव, क्रिश्चियन बाय रिलीजन अनलेस एनी कस्टम और यूसेज प्रूव्ड इट. देखिए इसको यहाँ पे ऐसे समझिए. बेसिकली अगर मैं बेयर एक्ट खोल के देखूँ तो यहाँ बोल रहा था any other person domiciled in the territories to which this act extend, who is not a Muslim, Christian, Parsi or Jew by religion, unless it is proved that any such person would not have been governed by Hindu law or any other custom or usage as part of that law
in respect of any matter dealt with herein if this act had not been passed. Explanation: the following person are Hindu, Buddhist, Jain और Sikh by religion as the case may be. देखिए बेरेट की लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने इसको ब्रेक डाउन किया था. हर इंसान हिंदू हो सकता है पर वो ये नहीं होना चाहिए, तो ये आपका एक एक्सेप्शन हो गया. ठीक है, दिस इज योर एक्सेप्शन कि वो मुस्लिम, पारसी, जीव, क्रिश्चियन बाय रिलीजन नहीं होना चाहिए. और अगर कोई ऐसा कस्टम और यूसेज प्रूफ कर देता है, ठीक है, कस्टम और यूसेज क्या होता है, सेक्शन 3 ऑफ हिंदू मैरिज जब हम पढ़ेंगे उसमें हम कस्टम की डेफिनेशन पढ़ेंगे. तो कस्टम बेसिकली मैंने आपको जूरिस्प्रूडेंस के लेक्चर में बताया था, जो एक प्रक्रिया, एक रीति, एक कृति एक बहुत समय से चलती आ रही हो, जिसका खंडन ना किया गया हो, जो रुकी ना हो. ठीक है, ऐसा नहीं कि एक साल के लिए हुई फिर रुक गई, फिर चेंज हुई फिर रुक गई, ऐसे नहीं. जो कंटिन्यू चलती आ रही हो, एक कस्टम, एक रिवाज, जिसे हिंदी में रीति रिवाज बोलते हैं, वो चलता आ रहा हो, अगर कुछ ऐसा प्रूव हो जाता है तो ये मान लिया जाएगा. नेक्स्ट, इसी के अंदर अगर मैं सेक्शन को जब मैंने ब्रेक डाउन किया तो उसी में ये वाला क्वेश्चन तो हमें दिखा था कि हु इज अ हिंदू, और वही क्वेश्चन, वही सेक्शन 2 ये भी आंसर करेगा कि हाउ अ पर्सन कैन बी अ हिंदू, एक पर्सन हिंदू कैसे हो सकता है. तो 3 पॉइंट्स होते हैं आपका. फर्स्ट, अ पर्सन कैन बी अ हिंदू बाय रिलीजन. बाय रिलीजन का मतलब योर सेक्शन 2 का ये वाला पोर्शन जो हमने अभी एबीसी क्लॉज को डिस्कस किया, इस वाले पोर्शन की बात करता है. बाय रिलीजन ऐसे हो सकता है, अभी पढ़ा था ना हमने, हिंदू बाय रिलीजन है इंक्लूडिंग कोई भी समाज होता है, या हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाय रिलीजन. जो ये रिलीजन वर्ड आ रहा है ये इसीलिए आ रहा है कि अ पर्सन कैन बी अ हिंदू बाय रिलीजन. पॉइंट नंबर 2, अ पर्सन कैन बी अ हिंदू बाय बर्थ, जन्म से. एक हो गया धर्म से या जाति से, रिलीजन. ठीक है, एक आपका हो गया बाय बर्थ, जन्म से हिंदू कैसे होगा. यहाँ 2 पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिएगा. चाइल्ड, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट हुज बोथ पेरेंट्स आर हिंदू. कोई भी बच्चा है, अभी हम सिर्फ एक बच्चे की बात करेंगे, डिमार्केट नहीं करने वाले लेजिटिमेट था, इलेजिटिमेट था, वैलिड, वॉइडेबल, क्या मैरिज थी, नहीं, सिर्फ चाइल्ड देखेंगे, सिर्फ चाइल्ड देखेंगे. एक चाइल्ड वो लेजिटिमेट हो, इलेजिटिमेट हो, किसी भी मैरिज से आया हो, अगर उसके दोनों माता पिता हिंदू थे वो बच्चा हिंदू होगा. ठीक है. पॉइंट नंबर 2, वन पेरेंट इज हिंदू. सेम, इस पॉइंट को यहां ऐड कर लेंगे. कोई भी बच्चा लेजिटिमेट हो, इलेजिटिमेट हो, किसी भी मैरिज से पैदा हुआ हो, जिसका सिंगल वन पेरेंट हिंदू था. ठीक है, मदर हो सकती है, फादर नहीं हो सकते, फादर हो सकते हैं, मदर नहीं हो सकती. तो जिसका भले ही वो केस स्पेशल मैरिज एक्ट में उनकी मैरिज फॉल करेगी, बट हम यहाँ चाइल्ड की बात कर रहे हैं, उसकी लेजिटिमेसी की बात नहीं कर रहे, उसके रिलीजन की बात कर रहे हैं. तो बेसिकली माँ बाप, एक माता या पिता में से कोई एक भी अगर हिंदू रहा होगा उस समय, उसके जन्म के समय, तो वो बच्चा भी हिंदू होगा. और इन एडिशन बॉट अप एज अ हिंदू. उस बच्चे का लालन पालन पोषण या उसकी अपब्रिंगिंग एक इस तरह से की गई है जैसे एक हिंदू का बच्चा पलता है. जैसे बचपन में हमने जैसे हिंदू होते हैं तो बचपन में उसका मंदिर जाना हो गया, या आपका पिंडदान हो गया, बहुत सारे हिंदू में जो रिवाज होते हैं, उपवास हो गया, व्रत हो गया, जितने भी कर्म कांड वाली चीज़ें होती हैं ना, वो सारी एज ए बॉटअप, ये हमारी क्रिया होती है, बचपन से सिखाया जाता है. अगर हम दूसरे में देखेंगे, जैसे मोमडन्स में क्या होता है, बच्चों को बचपन से नमाज, रोजे के बारे में बताया जाता है, सेम एज हिंदू. तो वो बच्चा बॉटअप एज हिंदू, इसी का मतलब है कि उस बच्चे को उसका लालन पोषण ऐसे ही किया गया हो जैसे एक हिंदू का बच्चा पलता है, उन्हें सिखाया जाता है. ठीक है. योर थर्ड पॉइंट इज बाय कन्वर्जन और बाय रिकन्वर्जन. देखिए, कन्वर्जन तो आप समझते होंगे, धर्म बदल लेना. रिकन्वर्जन कैसे? रिकन्वर्जन का मतलब एक इंसान, कन्वर्जन तो आप समझते हैं ना, धर्म बदलना. कोई भी मान ली मुस्लिम, पारसी, जीव, क्रिश्चियन था, उसे धर्म बदल के हिंदू बन गया. दिस इज योर सिंपल कन्वर्जन. रिकन्वर्जन में बच्चों को समझ नहीं आता. तो रिकन्वर्जन क्या होता है बेसिकली, मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं. एक बंदा था, वो हिंदू था, ठीक है, वो पैदा हुआ था एक हिंदू धर्म में. इसमें से कोई भी पॉइंट लगा दीजिए, वो हिंदू बाय रिलीजन था. थोड़े दिन के लिए उसको ऐसा लगा कि चलो क्रिश्चियन बन के देखता हूँ, शायद क्रिश्चियन का भगवान मेरी सुन ले, एग्जाम्पल लगा रहे हैं. तो वो क्रिश्चियन बन गया. क्रिश्चियन में भी उसको मज़ा, उस धर्म में भी उसको नहीं सेटिस्फैक्शन मिला या अच्छा नहीं लगा, वापस से वो अपने हिंदू धर्म में आ गया. इट इज़ कॉल्ड रिकन्वर्जन.
ठीक है, समझ आ गया होगा आप लोगों को। इसको बोलते हैं हम लोग रिकन्वर्जन। सेक्शन 2 बेसिकली यही बात कर रहा है, हु इज अ हिंदू, अ पर्सन। और देखिए यहीं पे आपका दूसरा क्वेश्चन भी आ गया, हु इज अ हिंदू, तो ये 3 पॉइंट है ना, ये 3 पॉइंट ने आपको बताया इसका आंसर कि हु इज अ हिंदू। और जो ये वाला पॉइंट है ना आपका सी का, ये वाला पॉइंट, ये हु इज नॉट अ मुस्लिम, इसका एक्सेप्शन है ये, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करेंगे बेसिकली कि हु इज नॉट अ हिंदू। सो लेट्स बिगिन दैट हु इज नॉट अ हिंदू। सेक्शन 2 अगेन, सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, देखिए वो बात कर रहा है हु इज नॉट अ हिंदू। तो आगे देखते हैं, बैरेक्ट साथ में रखिए, मेंबर ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये देखिए सीधा सीधा, अभी केस आएगा उस पर भी बात करेंगे, और केस मैट आपके केस मैट का पहला केस है, मेंबर ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब इवन इफ हिंदूज अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट अनाउंस। ठीक है, देखिए ये बात कर रहा है हु इज नॉट अ हिंदू। सो बेसिकली शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर नॉट कंसिडर्ड एज हिंदूज इवन इफ हिंदूज, अगर वो हिंदूज होंगे भी तब भी वो उन लोगों को कंसिडर नहीं किया जाएगा क्योंकि वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ठीक है। और कब तक नहीं किया जाएगा, अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अनाउंसेस, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं ले आती, ऑफिस गैजेट में नहीं डाल देती, नहीं अनाउंस कर देती कि भाई अब से एसटीज शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर्टिकुलरली इसमें फॉल करेंगे, हिंदूज में फॉल करेंगे, सेक्शन 2 में फॉल करेंगे, तब तक ये क्लॉज अमेंड नहीं हो जाता। जब तक सब क्लॉज 2 अमेंड नहीं हो जाता सेक्शन 2 का, तब तक शेड्यूल्ड ट्राइब्स कंसीडर्ड नहीं किए जाएंगे एज हिंदूज। अब क्वेश्चन बन रहा है, जब शेड्यूल्ड ट्राइब्स हिंदूज नहीं हैं तो कैसे गवर्न किए जाएंगे, कैसे सारी चीज़ें अप्लाई होंगी, उसका आंसर ये दिया, देखिए मोस्ट ऑफ एसटीज आर स्टिल गवर्न बाय कस्टम्स। अब वापस से क्वेश्चन बनेगा कस्टम्स क्या होता है, ठीक है। उससे पहले एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, सब क्लॉज 2 हो गया, सब क्लॉज 3 बात करेगा, अगेन वही सेम चीज दोहरा रहा है, मुस्लिम, ज्यू, पारसीज, क्रिश्चियंस नॉट कंसिडर्ड एज हिंदूज, ठीक है। आई होप आप साथ साथ नोट्स भी बना रहे होंगे, ठीक है। सेक्शन 3 देखिए, वापस सब क्लॉज, सॉरी सेक्शन 2 का सब क्लॉज 3 वही, मुस्लिम, ज्यू, पारसी, क्रिश्चियन हिंदूज नहीं होंगे। तो कौन होगा कौन नहीं होगा सेक्शन 2 ने बता दिया। अब सेक्शन 2 का सब सेक्शन 2 जब बोल रहा था कि जो एसटीज हैं आर स्टिल गवर्न बाय कस्टम्स, तो कस्टम होता क्या है, सेक्शन 3 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट आपको डिफाइन करेगा कस्टम की डेफिनेशंस। तो ये इसके इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स हैं, ठीक है। पूरा डेफिनेशन से अच्छा है, मैंने उसको ब्रेक डाउन करके लिखा है। कस्टम, पहला पॉइंट देखिए, एनी रूल हैविंग कॉन्टिन्यूअसली and uniformly observed for a long time। एसेंशियल नंबर 1 बोल रहा है कोई भी ऐसा रूल जो कॉन्टिन्यूसली प्लस यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व्ड हो रहा है एक बहुत लंबे समय से, मैंने आपको समझाया पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 2 इज हैज ऑब्टेन्ड द फोर्स ऑफ लॉ, एंड उसको फोर्स ऑफ लॉ मतलब अमंग हिंदूज इन एनी लोकल area, tribe, community, group or family। Any rule having continuously uniformly observed for a long time plus has obtained the force of law, law ने उसको recognized कर दिया हो, ठीक है, तो वो कस्टम वैलिड कस्टम बन जाता है। जब भी आप किसी कस्टम को देखेंगे तो सिर्फ ये पॉइंट नहीं होना चाहिए जो आप ये देख रहे हैं ना, एसेंशियल, कॉन्टिन्यूसली यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम, सिर्फ एक एसेंशियल नहीं प्रूव करना है आपको, ये दोनों करने हैं। ये तो हो ही हो कि कुछ भी एक वैलिड जो कस्टम था, जो भी एक कस्टम था उसको वैलिड कस्टम प्रूव करने के लिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि वो कॉन्टिन्यूसली यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व्ड हो रहा हो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, प्लस उसको फोर्स ऑफ लॉ मिल गया हो, ठीक है, लॉ ने उसको रिकॉग्नाइज्ड कर दिया हो, तब वो एक वैलिड कस्टम बनेगा। तो सेक्शन 2 और 3 हमने पढ़ा। तो अब इसके बाद आपका केस मैट का पहला केस आएगा विच इज जो सूरजमणि स्टेला कुजूर वर्सेस दुर्गा चरण हंसदा, जो बेसिकली आपका रिलेटेबल है आपका इससे, सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट सब क्लॉज 2 से, सॉरी सब सेक्शन 2 से, जो आपका एसटीज की बात कर रहा है, तो इसी पे वो केस है। आइए उस केस को देखते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द लीडिंग केस लॉ
आपका केस मैट का पहला केस होगा सूरजमणि स्टेला कुजूर वर्सेस दुर्गाचरण हंसदा। अब सबसे पहले इस केस के फैक्ट्स को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें सेक्शन कौन कौन से अप्लाई होने वाले हैं। ठीक है, पहले लॉ समझेंगे फिर उसको अप्लाई करना भी सीखेंगे। तो इसमें जो सेक्शन अप्लाई होंगे, एक ना बहुत प्यारी ट्रिक है ये, जब भी आप केस मैट का केस पढ़ रहे हो या आप उसके नोट्स बना रहे हो ना, जब आप केस लॉ के ऊपर नाम लिख लेते हैं, सबसे पहले आप उसमें यही ढूंढिए या लिखिए कि क्या क्या सेक्शन इसमें अप्लाई हुआ है। पहले तो उस सेक्शन को पढ़िए। जब आप उस सेक्शन को पढ़ लेंगे बेयर एक्ट से या कहीं से भी ऑनलाइन, तो उसके बाद जब आप केस को पढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि इसके फैक्ट क्या थे, कहानी क्या है, क्या इशू है, फिर क्या जजमेंट, तो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। तो सबसे पहले इस केस में हम लोग सेक्शन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या अप्लाई होने वाले हैं, क्या क्या हमने पढ़ लिया है। देखिए, सेक्शन 2 and 3 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट अभी हमने बात की थी। ठीक है, सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट डिफाइन कर रहा था, 3 किसको डिफाइन कर रहा था, कस्टम्स को, एंड सेक्शन 2 डिफाइन कर रहा था हु इज अ हिंदू, हु इज नॉट अ हिंदू, हु विल बी कंसीडर्ड एज हिंदू, है ना, हाउ अ पर्सन कैन बी अ हिंदू बाय बर्थ, बाय रिलीजन, बाय कन्वर्जन एंड रिकन्वर्जन। नेक्स्ट इज सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। अभी हमने पढ़ा नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तो फिर से फर्दर डिस्कस कर लेंगे। सेक्शन 17 आपका डिस्कस करता है बायगैमी के बारे में। 494 आईपीसी बायगैमी। ठीक है, 494 में आप इसमें 495 भी ज्वाइन कर लीजिएगा आईपीसी का, क्योंकि ये आपको डिस्क्राइब करेगा पनिशमेंट ऑफ बायगैमी। 495 में आपका पनिशमेंट दिया हुआ है आईपीसी में, और 494 में बायगैमी का डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्लॉज 25 ऑफ आर्टिकल 366 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950। 366 आर्टिकल जो शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक रीड दे देना। ठीक है, और बेसिकली ये जो आपका क्लॉज 25 है, आपके केस मैट में जब आप केस पढ़ रहे होते हैं उसमें लॉ पहले से लिखा होता है, तो उसमें ये बीच बीच में आप देखेंगे तो आपको क्लॉज 25 क्या था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 366 में, तो आपको उसकी एक्सप्लेनेशन वहीं मिल जाएगी। सभी चीज़ों की बेसिकली आपको केस मैट के अंदर केसेस में मिल जाता है। तो ये चार सेक्शन में मेनली इसके अंदर लगेंगे। आप फैक्ट देखते हैं, मेरे पास मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो इनमें से ही देखते हैं, मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ, और आप उसका जब आप केस को केस मैट से रीड कर रहे होंगे आपको फिर समझ आ जाएगा, ईजी हो जाएगा। समरी में आपको समझा देता हूँ इस केस की। ठीक है, तो उसके बाद फैक्ट्स इस केस के ये होते हैं कि इसमें जो सूरजमणि है ये वाइफ है। ठीक है, और जो दुर्गाचरण हंसदा है वो उसका हस्बैंड होता है। और ज़रा इसमें ट्राइब का नाम ज़रूर लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो आपके जो ये होते हैं ओरोन ट्राइब, फीमेल इसमें ओरोन ट्राइब होती है, मतलब शेड्यूल ट्राइब है, तो उसमें भी कौन से, ओरोन। और जो ये होते हैं संथल। ये है ओरोन ट्राइब, ये है संथल ट्राइब, और दोनों हस्बैंड वाइफ एसटीज हैं। और एसटीज का रूल हमने अभी डिस्कस किया था कि वो हिंदू कंसीडर नहीं किए जाते, चाहे वो हिंदू हो भी, अनलेस और अनटिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना निकाल दे उनके लिए। ठीक है, उसके बाद इसमें फैक्ट था, द एप्लेंट फाइल्ड अ केस, एप्लेंट कौन, सूरजमणि, alleged that her marriage was solemnized with the respondent Durgacharan according to Hindu rites and customs. Further, alleging that the respondent has solemnized another marriage, the wife pleaded that respondent has solemnized marriage and not obtained any divorce. He was guilty of bigamy under 494 of IPC. The parties are tribals. Again repeating, the parties are tribals and are governed by custom and usage and profess Hinduism. She relied upon an alleged custom in tribe which mandates monogamy as a rule. The trial and high court dismissed the complaint of the appellant. देखिए, हस्बैंड वाइफ होते हैं, इनसे शादी होती है और एक दूसरी शादी कर लेते हैं बिना इनसे डिवोर्स लिए, तो ये कोर्ट में केस फाइल करते हैं कि मेरे हस्बैंड को बायगमी के लिए पनिश करो, इन्होंने मुझसे डिवोर्स नहीं लिया और दूसरी शादी कर ली। अब वो कहते हैं कि ये लोग दोनों ट्राइबल से बड़ी प्रोफेस हिंदुइज्म को करते थे, उस धर्म हिंदू धर्म को मानते थे, और इनकी शादी भी हिंदू राइट्स और सेरेमनी से ही हुई थी। तो अब वो कोर्ट पहुंच रही हैं, तो जो आपका हाई कोर्ट है और जो ट्रायल कोर्ट है उसने डिसमिस कर दिया है केस को। इसका इशू है, इस केस का सबसे बड़ा, इस केस का इशू सिर्फ एक, हु इज़ अ हिंदू एंड द हिंदू मैरिज अप्लाइज टू whom, who is a Hindu and the Hindu marriage act applies to whom,
किस पे अप्लाई होगा किस पे नहीं होगा, सेक्शन 2 वापस से डिस्कस करना पड़ेगा, मैंने पहले ही यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो उसमें मेनली क्या होता है ना, कोर्ट में जब ये केस जाता है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये जब केस पहुंच रहा है, तो अब इसमें ऑब्जर्व्ड कोर्ट ये करती है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कोर्ट ने कि पहली चीज़ ये दोनों ट्राइब्स हैं, तो ये लोग नहीं आते हिंदू में, तो हिंदू मैरिज तो इन पे HMA तो अप्लाई क्या होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों लोग ट्राइब्स हैं, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, अभी हमने पढ़ा था कि जब ये हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई नहीं होगा तो ये कैसे गवर्न किए जाते हैं, कस्टम हमने डिस्कस किया था, तो ये लोग कस्टम से गवर्न किए जा रहे हैं, ठीक है। अब कोर्ट चलती है एविडेंस पे, बातों पे नहीं चलती बेसिकली। तो जब इनको बोला गया कि आपको कस्टम को प्रूव करना है, सेक्शन 3 में इन्होंने वैलिड कस्टम दिखाना था, तो ये बोल रही थी कोर्ट में, सिर्फ लगातार बोल रही थी बार बार कि हमारे कस्टम में ऐसा होता है कि हम मोनोगैमी का रूल है, हमारे यहाँ मोनोगैमी का रूल है, तो कोर्ट बोल रहे दिखाओ, तो अब उन्होंने बोला दिखाओ। तो वैलिड कस्टम प्रूव होने के लिए सेक्शन 3 में अभी हमने दोनों पॉइंट डिस्कस किए थे ना, कॉन्टिन्यूसली एंड यूनिफॉर्मली लॉन्ग टाइम के लिए ऑब्जर्व्ड होना चाहिए, उसको फोर्स ऑफ लॉ मिलना चाहिए, तो वो दोनों चीज़ों को दिखाने में और कोर्ट में प्रेजेंट करने में सूरजमणि नाकाम रहती हैं, और जब वो नाकाम रहती हैं तो सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है आपको कस्टम प्रूव करना था, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है ना, वो अपने आस पड़ोस से जिस सोसाइटी जिस मोहल्ले में वो रहती थी, वहाँ वो बोल रही थी कि मेरे लिए कोर्ट में प्लीज़ कोई गवाही देगा या नहीं, तो सब लोगों ने यही बोला कि हमारा कस्टम है, कस्टम है, कस्टम है, पर वो कस्टम प्रूव ही नहीं कर पाए। जब कस्टम प्रूव नहीं हुआ तो वो वैलिड कस्टम नहीं हुआ, और जब वो वैलिड कस्टम नहीं हुआ तो कोर्ट कैसे उसे कंसीडर कर लेगा, कोर्ट तो लॉ पे चलेगा, सेक्शन 3 के हिसाब से आप उसका एसेंशियल कस्टम का जो दिया है प्रूव करो, केस जीत जाओ। जब वो प्रूव ही नहीं कर पाई कि वो वैलिड कस्टम है, तो कैसे कोर्ट उस चीज़ को कंसीडर कर लेगा ना। तो बेसिकली क्या होता है इस केस में, ये होता है कि इनके हस्बैंड को फिर सज़ा नहीं होती और ये दोनों वाइफ के साथ आराम से रहते हैं और पनिशमेंट नहीं मिलता है इनको। सो बेसिकली इस केस में सिर्फ इतना ही था। और हु इज़ अ हिंदू, इसका जो इशू था, हु इज़ अ हिंदू एंड द हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाइज टू हुम, ये बेसिकली सेक्शन 2 पे बहुत ज़्यादा सब सेक्शन 2 पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, और छोटी मोटी चीज़ें जो हमने डिस्कस की कि बाइगमी क्या होती है वो सब इन डेफिनेशंस और इन सेक्शन के इर्द गिर्द घूम रही हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा और आपने समझा होगा। इफ़ कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन ज़रूर कर दीजिएगा, आई विल बैक टू यू। एंड इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, अगला वीडियो बहुत जल्द लेके आएंगे जिसमें हम फर्दर पढ़ेंगे कि सेक्शन 5 कंडीशन ऑफ अ हिंदू मैरिज क्या क्या होती है और हिंदू मैरिज क्या है, हिंदू मैरिज की कंडीशंस वगैरह क्या होती हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।